नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में आप सभी लोगों को स्वागत है। अब हम लोग धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का 9वां चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और बचा हुआ है जो कि है 10वां चैप्टर, है ना। जैसे ही 10वां चैप्टर पूरा होता है, सेकेंड ईयर का भी WCS का जो क्लासेस हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, है ना। फिलहाल हम लोग अपना जो आज का चैप्टर है उस पर चर्चा करने के लिए ये जो चैप्टर है चैप्टर 9 पे आपका, इसमें से हम लोगों ने 3 चैप्टरों को ऐड करके रखा हुआ है। कौन कौन से? विद्युत इंसुलेटिंग मटेरियल और अर्थिंग और चुंबकीय और चुंबकत्व, और एक और चैप्टर है इसमें से घर्षण। टोटल 4 चैप्टर इसमें से हैं, है ना। और इन 4 चैप्टरों को हम लोग PYQ के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और उन पर जो भी आधारित क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते थे जो आपके एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर हम लोगों ने रखा हुआ है ना। आप लोग फिलहाल ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा और हम लोग चलते हैं अपने इस PPT के जो पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। ये जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल्स है या अर्थिंग है या चुंबकीय है या आपको घर्षण है, इनमें से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे इंसुलेटिंग का है तो इसमें से आपका अचालक सामग्रियों के बारे में बातचीत की जाएगी, और जो चुंबकीय है इसमें से चुंबक संबंधी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि चुंबक में क्या क्या चीज़ें आपकी या क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं या चुंबक की संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और बातचीत करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने नए जो आपका PPT है इसका पहला क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार होगा। इसमें लिखा हुआ है, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, यानी कि जो चुंबक होता है उनके 2 ध्रुव होते हैं, और चुंबक में आप सभी लोगों को पता है 2 ध्रुव होते हैं, है ना। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। उनका हम लोग कैसे विवरण देख सकते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर ये हम मान लें हमारे चुंबक का मिड पॉइंट है, एक साइड में हमारा यस होता है और एक साइड में यन होता है। ये हमारे 2 ध्रुव होते हैं इसमें से, और इन 2 ध्रुवों को अगर हम दूसरे चुंबक के ऐसे ही जो 2 ध्रुव हैं उनके द्वारा अगर पास पास लाए जाएं तो ये विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। आकर्षित करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं हो सकता है। जो अगर 2 चुंबक हैं वो दोनों के विपरीत जो ध्रुव होंगे वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे। ये हम लोग चाहें चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों में भी विभाजित कर दें, ये प्रक्रिया तब भी इसमें बनी रहेगी। हर एक चुंबक के छोटे जो पार्ट्स होंगे उनमें से यस और यन 2 ध्रुव बनते ही रहेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर हम विपरीत ध्रुवों को मिलाते हैं तो ये दोनों आकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुवों को अगर पास पास लेके आते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, प्रतिकर्षित करते हैं। और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ है, कृत्रिम साधनों द्वारा बनाए गए चुंबक शक्तिशाली होते हैं, अधिक होते हैं, कम होते हैं। चुंबकीय ध्रुव का ऑप्शन नंबर डी है इसका, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो जो कृत्रिम संसाधनों द्वारा बनाए जाते हैं चुंबक, वो शक्तिशाली के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आपके अधिक शक्तिशाली होते हैं। आप सभी लोग जान रहे होंगे जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं इनकी अपेक्षा, जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनकी अपेक्षा, है ना। प्राकृतिक चुंबकों की जो सीमा है वो एक निर्धारित होती है, उसके बाद उनका आकर्षण शक्ति कम हो जाता है। लेकिन जो हमारे कृत्रिम चुंबक हैं, जो हमारे मानव द्वारा निर्मित चुंबक हैं, उनकी जो शक्ति देखा जाए तो उनकी शक्ति मतलब हम लोग कोई ये नहीं निर्धारित कर सकता है कि इस चुंबक का या इतने मान तक ही चुंबक हम लोग बना सकते हैं। उनका निर्धारण उन पर आरोपित जो हमारी विद्युत धारा है या फिर जैसे जो जिस प्रकार से निर्मित किया जा रहा है उन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, यानी कि अधिक होता है चुंबक शक्ति कृत्रिम चुंबकों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अनचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि जो
चुंबकों के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता है ना। वो आपका एक ही है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, स्टील है, लोहा है, निकिल है। इन तीनों को चुंबक द्वारा आकर्षित किया जाता है ना। और एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी, जिस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं आपके। इसको हम लोग 3 प्रकार के चुंबकों के द्वारा निर्धारित करते हैं। जैसा कि हमारे 2 चुंबक होते हैं, जो जिनको हम लोग पदार्थ, जो चुंबकीय पदार्थ हैं, उनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा डायचुंबकीय पदार्थ, और एक होता है फेरट, और एक होता है फेरा, है ना। ये तीनों होते हैं और तीनों पर अलग अलग पदार्थ होते हैं। डाया पे हमारे आ जाते हैं लकड़ी वगैरह, और जो हमारा और 2 हैं, उन दोनों में से एक हमारा जो अणुचुंबकीय पदार्थ की हम लोग जब बात कर रहे हैं, वहां पर आपका केवल लकड़ी जैसे है, या फिर मतलब ऐसे पदार्थ जिन पर मतलब चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या चुंबकीय क्षेत्र पर लाए जाने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कैसे हो जाते हैं, या तो कह सकते हैं थोड़ा सा विपरीत अपना प्रतिकर्षण प्रभाव अपना दिखाते हैं, वो हमारे सब किस में आ जाते हैं, हमारे अणुचुंबकीय पदार्थों में आ जाते हैं। ठीक है ना। अगले उसमें चलते हैं क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबक की सुरक्षा के लिए उस पर लगाया जाता है, जो चुंबक होता है उनकी सुरक्षा, यानी कि जैसे हम लोग चुंबक का यूज करते हैं, तो चुंबक हमारा अगर कहीं ऊंचाई से गिर जाता है, तो उसमें से जो उसकी चुंबकीय शक्ति है, उसकी क्षीण होने की संभावना बनी रहती है ना। बहुत ऊंचाई से गिरेगा या अधिक टेम्परेचर में उसको हीट कर दिया जाए, तो चुंबकीय शक्ति उसकी क्षीण होने की संभावना बनी रहती है। और या कहीं पर ज्यादा प्रेशर दबाव में रख दिया जाए, तब भी ये चीजें आती हैं। इस वजह से उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या चीजें प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका उपयोग होता है कच्चा लोहा। ठीक है ना। जैसे हमारा जिंक है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें से ऑप्शन ए में दिया जा रहा है पानी का भी उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा लचीला कुचालक नहीं है? इनमें से ऑप्शन में जो दिए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है फाइबर, ऑप्शन नंबर बी है कागज, सी है रेजिन, और डी है कॉटन टेप, है ना। ये सभी आप लोग जान रहे हैं, जो हमारा कागज होता है, ये भी हमारा कैसा होता है, लचीला होता है ना। कहीं पर भी मोड़ा जा सकता है। और रेजिन भी होता है, ये भी हमारा एक लचीला होता है। और कॉटन टेप भी हमारा कहने पे यूज करने पे लचीला होता है, और इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, कहीं पर भी फोल्ड करके चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फाइबर होता है, फाइबर को हम लोग अगर ज्यादा मोड़ेंगे तो वो हमारा टूट सकता है ना। तो इस वजह से लचीला कुचालक कौन सा है, तो उसमें से हम लोग यही कह सकते हैं, कौन सा नहीं है अगर कहा जा रहा है, वो हमारा केवल फाइबर होगा। और कहा जाए कि अगर लचीला कुचालक कौन कौन से हैं, तो रेजिन, कॉटन टेप और कागज, ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होता है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अधिक गर्म करने पर पीवीसी पदार्थ हो जाता है। तो जो पीवीसी पदार्थ होता है, अगर हम पीवीसी पदार्थ को ज्यादा हीट तक गर्म कर देते हैं, तो वो पहले तो अपने जलने लगता है, और जलने के बाद वो एक राखनुमा या कह सकते हैं भुरभुरा सा हो जाता है। ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है, वो कैसा हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें से लिखा जा रहा है, एस्बेस्टस का उपयोग किसके रूप में होता है? तो एस्बेस्टस जो होता है हमारा, वो कुचालक भी होता है ना। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और ऊष्मा का अवरोधक भी होता है। ठीक है ना। ऊष्मा रोधक भी होता है, यानी कि मैक्सिमम ऊष्मा का इसमें से हम लोग प्रवाह कर सकते हैं। हम लोग अगर देखें तो हमारी जो ऊष्मा के आधार पर कुचालकों का एक वर्गीकरण किया जाता है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये करते हैं Y A E B F H और C, इनमें से करते हैं, और इन पर इनका अलग अलग टेम्परेचर निर्धारण करते हैं। तो जैसे हमारा जो Y का होता है, ये 90 अंश होता है, A का होता है 105, E का होता है 120, और B का होता है 130, F का होता है 150 या 55 के आसपास, है ना। H का होता है 180, और C का होता है 200 से 250 के बीच, है ना। ये टेम्परेचर निर्धारण होता है। Y में से आपके आते हैं
कॉटन हो गया, आपका कागज हो गया, ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं वाई में। ए में आ जाता है आपका जैसे आपका कॉटन हो गया और ऑयल फील्डेड आपका जो कागज होता है वो इसमें से आ जाता है। ऐसे ही आपका जो बी हो जाता है, ई है, ई में से आपका जो आते हैं चीजें, उनमें से आपका आता है लेदराइट पेपर, और लेदराइट पेपर आता है, और इसी में से प्रेसफान या कह सकते हैं एम्पायर क्लॉथ वाला आ सकता है ना। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बी में। तो बी प्रकार के जो पदार्थ हैं इसमें से जब हम लोग टेम्परेचर बी के पदार्थ में से बात करते हैं तो उसमें से आपके आ जाता है आब्रक, एस्बेस्टस और ऐसे करके जो भी हैं माइका वगैरह, ये सब इसमें से आने लगते हैं। और जो 130 में आता है वही पदार्थ सेम टू सेम यफ में भी आ जाते हैं और लगभग वही चीजें यश तक आ जाती हैं। और यहाँ पर हमारे जो चीजें बदलती हैं जाकर के, तो एस्बेस्टस और माइका वो 130 से लेकर के 180 अंश के टेम्परेचर में सभी में यूज होता है ना। यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था वो एस्बेस्टस था। यहाँ पर हमको 130 से चालू हो जाता है एस्बेस्टस का यूज और वो चलता है 180 अंश टेम्परेचर तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर लिखा गया है एस्बेस्टस कितने टेम्परेचर तक यूज किया जा सकता है, तो 180 अंश टेम्परेचर तक। और जैसे कि जो हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, तो एस्बेस्टस का उपयोग किस किस आधार में कर सकते हैं, तो कुचालक के रूप में भी और उष्मा रोधक के रूप में भी, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा था, ए व बी की जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एवोनाइट कितने तापमान क्रम पर जलने लगता है, तो यह आपका होता है 180 अंश सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर पर आपका जो एवोनाइट है वो जलने का प्रभाव आ सकता है, ठीक है ना। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका शुष्क भूमि का प्रतिरोध कैसा होता है, तो जो शुष्क भूमि होती है उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है आपकी नमी वाली भूमि की अपेक्षा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। भवनों में अर्थ लाइन हेतु निम्न तार का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे होम है या घर हैं, उन घरों में से जो हमारी अर्थिंग लाइन है उनमें से किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, तो उनमें हम लोग तांबे या कॉपर, है ना। कॉपर आपका क्या है, इसी का प्रतिरूप है, या मतलब हम लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसी को बोलते हैं कॉपर और हिंदी में उसी को तांबा बोलते हैं। तो आप कहें तो बी ऑप्शन इसका राइट है और डी भी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये मिस्टेक है बाई क्वेश्चन में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 11वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा जा रहा है दो अर्थ के बीच कितनी दूरी रखनी आवश्यक होती है, यानी कि जो दो अर्थ पॉइंट होते हैं उनके बीच में कितनी दूरी मेंटेन करना चाहिए। उन दोनों के बीच में 10 मीटर की दूरी मिनिमम रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, वो है 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध भूमि में कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 ओम से, अगर नॉर्मल भूमि है तो। अगर पथरीली है तो यही जो आपका प्रतिरोध है इसका मान बढ़ जाता है और ये प्रतिरोध आपका 8 ओम या 10 ओम तक चला जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका भवनों में अर्थ लाइन हेतु निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो भवनों में जो अर्थ लाइन है उसके लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो किसका प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग कर रहे थे, है ना, कॉपर का प्रयोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका घरेलू वायरिंग में तांबे की भू संपर्कन तार प्रयोग होती है कितने SWG का। SWG का जो फुल फॉर्म है वो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना। वायर गेज यानी कि वायर का जो मापन है वो हम किस में कर रहे हैं, SWG में कर रहे हैं। और 14 SWG का जो आपका वायर होगा इसका उपयोग करते हैं हम किसमें, घरेलू वायरिंग में से आपके अर्थिंग के लिए, ठीक है ना। भू संपर्कन के लिए आपका किसका प्रयोग करते हैं, 14 SWG के तार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कंड्यूट वायरिंग के भू संपर्कन चालक का मानक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो कंड्यूट पाइप वायरिंग में जो आपका अर्थिंग चालक होता है उसके लिए आपका प्रतिरोध मिनिमम कितना होना चाहिए, वो 1 ओम से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 ओम से कम प्रतिरोध का आपका जो अर्थिंग चालक है वो यूज किया जाता है कंड्यूट पाइप वायरिंग में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है घर्षण गुणांक 2 पदार्थों के लिए होता है। जो घर्षण गुणांक होता है वो 2 पदार्थों के लिए अस्थिर होता है, स्थिर होता है, समानुपाती होता है,
विलोमानुपाती होता है। तो जो घर्षण गुणांक है जो पदार्थों के लिए क्या होता है, तो दो पदार्थों के लिए आपका स्थिर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। घर्षण गुणांक का मान होता है 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है, 0 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो घर्षण गुणांक का मान होता है हमेशा आपका 1 से कम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 1 से कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्नेहक के उपयोग से घर्षण पर प्रभाव पड़ता है। तो स्नेहक अगर कहीं पर हम लोग लुब्रिकेंट का अगर उपयोग करते हैं उससे हमारा जो घर्षण है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। अगर कहीं पर हम लोग दो घर्षण वाली वस्तुएं हैं उनके बीच में अगर लुब्रिकेंट रख देते हैं, डाल देते हैं, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्नेहक नहीं है ना, इनमें से कौन सा स्नेहक नहीं है। स्नेहक के रूप में आपका ऑयल का प्रयोग किया जाता है ना, जल का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ग्रेफाइट अपने आप में खुद स्नेहक के रूप में कार्य करता है। लौह चूर्ण आपका स्नेहक के रूप में कार्य नहीं करता है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अविलंब प्रतिक्रिया को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। अविलंब प्रतिक्रिया जो होती है इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया जा रहा है ना। तो क्या है, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं, ये इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। अविलंब प्रतिक्रिया को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो अविलंब प्रतिक्रिया को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सीमांत घर्षण तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को कहते हैं। यह हमारा घर्षण गुणांक होता है। घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा, तो म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो घर्षण गुणांक होता है म्यूचुअल टू होता है आपका अविलंब प्रतिक्रिया अनुपात में सीमांत घर्षण अपान अविलंब प्रतिक्रिया, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर में लिखा हुआ है घर्षण गुणांक को से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो घर्षण गुणांक है उसे हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। पिछला क्वेश्चन जो था आपका अविलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहा जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन है आपका घर्षण गुणांक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो होता है आपका म्यू, ठीक है ना। म्यू के द्वारा आपका प्रदर्शित किया जाता है इसको, ठीक है ना। और इसको हम लोग यमयू जो लिखा हुआ है ये म्यू को ही कहीं कहीं पे दर्शाया जा रहा है इसमें से, ठीक है ना। और यही इसका राइट आंसर होगा जहां पर आपका म्यू लिखा होगा, ठीक है ना, जो कि आपका घर्षण गुणांक को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में स्नेहक का मुख्य कार्य है। जो स्नेहक होता है यानी कि लुब्रिकेंट होता है उसका काम क्या होता है, दो मैचिंग पार्ट को गीला रखना, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के घर्षण को कम करना, दो मैचिंग पार्ट्स के घर्षण को कम करना ही आपका स्नेहक का काम होता है, ठीक है ना। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दो मैचिंग पार्ट्स को गीला रखना यह आपका काम नहीं है उसका, है ना। स्नेहक का काम ये नहीं है कि दोनों पार्ट्स को केवल गीला रखे, है ना। उसका मेनली काम अगर देखा जाए तो उनके बीच के घर्षण को कम करना ही स्नेहक का काम या लुब्रिकेंट का काम होता है। यह आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्नेहक में का गुण होना चाहिए। स्नेहक जो होता है लुब्रिकेंट जो होता है इसमें कौन सा गुण होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका चिकनाहट का, है ना। अगर जितनी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा चिकनाहट होगा और ये चिकनाहट ज्यादा समय तक रहेगा वो ही आपका स्नेहक ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 घर्षण कोण को से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो घर्षण कोण होता है हम लोग इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका सर्कस में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठा घुड़सवार उछलकर पुनः घोड़े पर आ जाता है क्योंकि
गतिशीलता का जड़त्व होता है, उसमें क्या होता है, स्थिरता का जड़त्व नहीं होता है। गतिशीलता, अगर स्थिरता का जड़त्व होता तो वो उछल करके गिर सकता था, है ना, क्योंकि ऐसे अवस्था में घोड़ा अपने आप में से किस में था, गतिशील अवस्था में था, है ना। और जो हमारा व्यक्ति अगर स्थिर अवस्था में होता तो व्यक्ति अपनी जगह पे स्थिर रह जाता और वो पीछे गिर जाता। लेकिन अगर वो भी गतिशील है तो वो उछल कर क्या हो जाएगा, पुनः घोड़े के ऊपर बैठ जाएगा। इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर घोड़ा गतिशील है और उस पर बैठने वाला घुड़सवार भी गतिशील अवस्था में है तो ही उसका गतिशील का जड़त्व उसमें से काम करेगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिफ्ट में बैठे एक आदमी को अपना भार शून्य प्रतीत होता है जब वह व्यक्ति लिफ्ट स्थित वेग से ऊपर जा रहा होता है। अगला ऑप्शन है लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रहा होता है, या फिर लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे जा रहा होता है, तब उसे क्या होता है, भार अपना शून्य प्रतीत होता है। या ऑप्शन नंबर डी, लिफ्ट शून्य त्वरण से नीचे जा रहा होता है तब उसे अपना भार क्या होता है, शून्य प्राप्त समझ में आता है या प्रतीत होता है ना। ऐसा केवल प्रतीत होता है आपका कब, जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ में नीचे जा रहा होता है, तभी एक व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वो जो उसका भार है या जो उसका लगभग भार रहेगा तो उसको भार ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारा कोई भार भी है, और वो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसका भार शून्य हो चुका है। और ये केवल तब होता है जब लिफ्ट शून्य त्वरण से नीचे जा रही होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चालक में उत्पन्न ईएमएफ कितने प्रकार का होता है। चालक में मेनली जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा चालक में उत्पन्न ईएमएफ होता है, तो जब आपका कहीं पर हम लोग जब ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमारे दो तरीके से आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है। वो कौन कौन से तरीके हैं, तो ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए आपको एक चुंबकीय क्षेत्र और एक चालक, है ना, इन दो चीजों की मेनली आवश्यकता पड़ती है ना। तो अगर कहीं पर क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र स्थिर स्वभाव का है ना, तो वहां पर हमारा चालक गतिशील स्वभाव का होना चाहिए, तभी हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और यदि कहीं पर ऐसा होता है कि हमारा जो चालक है वो स्थिर अवस्था में है, तो आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको गतिशील अवस्था में होना पड़ेगा, तब हमारा ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ही हमारा ईएमएफ बनाया जाता है। यही हमारी दोनों प्रक्रियाओं को ही कहा जाता है कि ईएमएफ कितने प्रकार के होते हैं। ये आप कह सकते हैं ईएमएफ हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। और इनका उदाहरण अगर आप लोगों को देखना है तो एक हमारा देख लीजिए आप, या फिर ईएमएफ में एक चीज और भी है, स्थिर अवस्था में भी ईएमएफ बनता है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारी दोनों चुंबकीय क्षेत्र राउंडिंग अवस्था में होता है और चालक क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है। और अगर देखना है आपको मोटर या जनरेटर में, जैसे डायनेमो होता है, वहां पर आपको चालक चलते हुई अवस्था में मिलेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र स्थिर अवस्था में मिलेगा। तब कहीं भी जाकर आपको ईएमएफ उत्पन्न होता हुआ मिलेगा, है ना। ये दोनों टाइप के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक चुंबकों में शक्ति होती है। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनमें शक्ति क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनकी जो शक्ति होती है बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार को आपके इसमें दर्शाया जा रहा है 9.8 न्यूटन के रूप में। 1 किलोग्राम भार यानी कि ये कहीं ना कहीं पे आपको दर्शाया जा रहा है जी की वैल्यूएशन को, है ना। बाकी आपका 1 किलोग्राम जो होता है वो भार के रूप में जब कन्वर्ट होगा, वहां पर जी की वैल्यूएशन का मल्टीप्लिकेशन करके आपका न्यूटन के रूप में वैल्यू दे दिया जाएगा, और वो हो जाएगा कितना, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी का मान होता है 9.8, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वैसे कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जी हमारा क्या होता है, ये त्वरण होता है ना। और यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम भार का बराबर क्या होगा, तो 1 किलोग्राम भार बराबर हो जाता है 9.8 न्यूटन के, ठीक है ना। और ये भी आपके क्वेश्चनों की जो सीरीज है और कंप्लीट होती है। अब हमारी कल के दिन लास्ट इसकी क्लास बची हुई है, जो चैप्टर नंबर 10 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बचे हुए आपके चैप्टर रहेंगे
शायद 3 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग कल के दिन पूरे कर लेंगे, ठीक है ना। और ये जो वीडियो रहा है, इस वीडियो का जो भी बच्चे अपना इसको अगर QR कोड हम दे देते हैं और इसकी जो PDF है अगर QR कोड को स्कैन करते हैं वो पूर्ण रूप से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसको QR कोड को आप स्कैन कर लीजिएगा, है ना। और हमारे इस वीडियो के अंतर्गत अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट में डाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये आपका क्लास कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों के धन्यवाद।